सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। नवनिर्मित छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का भ्रमण, कई ग्राम पंचायतों के सरपंच गणों ने किया भ्रमण। सरपंचों ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से की मुलाकात। शहीद वीर नारायण सिंह की जयंती, आदिवासी बालक छात्रावास में कार्यक्रम, कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने किया शुभारंभ। वन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप का बयान, विधानसभा में हो रही है अंजोर विजन 2047 की चर्चा विपक्ष और गैर मौजूदगी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। रायपुर में नवीन आधार सेंटर कार्यालय का विधित्व शुभारंभ, विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने फीता काटकर किया शुभारंभ। विधायक ने सभी को दी शुभकामनाएं। खेल मैदान में धान खरीदी के लिए अधिग्रहण से सैनिक बल शारीरिक परीक्षण हो रहा है बाधित। सोसाइटी समिति ने जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनमला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बस्तर संभाग से आए कई ग्राम पंचायतों के सरपंच गणों ने आज नवनिर्मित छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का भ्रमण कर विधानसभा की कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नजदीक से देखा। इस अवसर पर सरपंचों ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की। बस्तर के जन जन में लोकतंत्र में विश्वास जगाने के लिए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर बस्तर संभाग के कई ग्रामों का प्रतिनिधित्व करने वाले सरपंचों को नवीन विधानसभा भवन का भ्रमण कराया। इस दौरान सरपंचों को सदन की कार्यवाही, प्रश्नकाल, चर्चा एवं निर्णय प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। ग्राम स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त बनाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए यह अनुभव अत्यंत प्रेरणादायी रहा। उप मुख्यमंत्री ने उनसे उनके अनुभवों पर विस्तार चर्चा की, जिसमें सरपंचों ने कहा कि विधानसभा की कार्यप्रणाली को प्रत्यक्ष रूप से देखने से उन्हें जनसेवा और शासन व्यवस्था की बेहतर समझ मिली है। जिस प्रकार हर समस्या और हर विषय पर दोनों पक्षों को सकारात्मक तरीके से चर्चा की जाती है, वो सराहनीय है। इससे लगता है कि हमारी हर समस्या के लिए हमारे प्रतिनिधि चिंता करते हैं और हमारे मुद्दों को सामने रखते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह जयंती के पावन अवसर पर आदिवासी बालक छात्रावास पेंशनबाड़ा रायपुर में गरिमामयी, भावपूर्ण एवं प्रेरणास्पद समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम और विशिष्ट अतिथि उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक पुरेंद्र मिश्रा द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह के छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने जय श्री राम के और जगन्नाथ और शहीद वीर नारायण सिंह के गगनभेदी जय घोष के साथ अपना ओजस्वी उद्बोधन प्रारंभ किया। आदिवासी समाज के स्वाभिमान पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज के संघर्ष, नेतृत्व और आत्मसम्मान के सशक्त प्रतीक हैं, जो नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। छत्तीसगढ़ के वन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने विधानसभा में हो रही अंजोर विजन 2047 की सकारात्मक चर्चा की। विपक्ष की गैर मौजूदगी को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। मंत्री कश्यप ने कहा कि विपक्ष ने सत्र के पहले ही दिन बहिष्कार करके अपनी मानसिकता का परिचय दे दिया है कि छत्तीसगढ़ के प्रति कांग्रेस की कोई सोच नहीं है। प्रदेश के वन मंत्री कश्यप ने कहा कि कांग्रेस इससे पहले भी हर मौके पर चर्चा और कार्यक्रमों का बहिष्कार करती रही है। सेंट्रल विस्टा, राम मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा जैसे कार्यक्रमों का बहिष्कार करके कांग्रेस ने यह सिद्ध किया है कि अब भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ के 2047 तक विकास पर हो रही चर्चा भी बहिष्कार किया है। मंत्री कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत 2047 के जिस विजन के साथ काम कर रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की बीजेपी सरकार उसी विजन के साथ विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के परिप्रेक्ष्य में सदन में चर्चा हो रही है। तो वहीं विपक्ष अपने इस छत्तीसगढ़ को आज भी एक विकसित राज्य के रूप में नहीं देखना चाहता। यहाँ के किसानों, युवाओं, महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के प्रति उनकी कोई सोच नहीं है। हम सबका सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ रजत जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हमको ये नई विधानसभा सौगात में मिली
और जिन सपनों को लेकर के हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और आज अंजोर विजन 2047 पर जो सकारात्मक चर्चा हो रही है, इस सकारात्मक चर्चा में विपक्ष का भाग नहीं लेना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ के प्रति उनकी सोच क्या है और छत्तीसगढ़ में सामाजिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से हो, शैक्षणिक दृष्टि से हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, उनका कोई भी इस छत्तीसगढ़ के प्रति सोच नहीं है और उसके कारण से वो आज इस पूरे कार्रवाई का, क्योंकि आज प्रथम दिन भी है और उन्होंने उसका पूरी तरीके से बहिष्कार किया है। ये बहिष्कार ये पहला नहीं है, इन्होंने इससे पहले सेंट्रल विस्टा पे जब उसका शुभारंभ हुआ तो उसका भी बहिष्कार किया। भगवान राम का मंदिर बना, उसका भी बहिष्कार किया और अब भगवान राम के ननिहाल में जब हम देश की आजादी का 100 साल के अवसर पर हमारा छत्तीसगढ़ किस दृष्टि से आगे बढ़े, इस पर जब चर्चा हो रही है तो आज उन्होंने इस पूरे सदन का बहिष्कार किया। तो कहीं ना कहीं से जब सकारात्मक दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब विजन 47 पर काम करते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, हमारा छत्तीसगढ़ भी उस विजन के तहत में कैसे आगे बढ़े, इस पर चर्चा होती है। तो निश्चित तौर पे विपक्ष का भी रहना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन विपक्ष हमारे इस छत्तीसगढ़ को आज भी एक राज्य के रूप में नहीं देखना चाहता और यहां के किसानों के प्रति, यहां की महिलाओं के प्रति, यहां के युवाओं के प्रति उनकी कोई सोच नहीं है और आज उसी के कारण से उन्होंने इस पूरे कार्रवाई का बहिष्कार किया। किस राज्य में खामियां नहीं होती और ये जो खामियां या जो कहते हैं विषय है, ये लंबे अरसे से चले आ रहे हैं और देश की आजादी के बाद सर्वाधिक समय जिस पार्टी ने इस पूरे राज्य में और पूरे देश में जिन्होंने शासन किया, तब उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी, तब उसका क्रियान्वयन नहीं किया। लेकिन आज हम पूरी सकारात्मक तरीके से हम राज्य का, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस छत्तीसगढ़ राज्य का विकास करना चाहते हैं, तो वो इस बात का वो बहिष्कार करते हैं। जिन लोगों ने देश पर लंबे अरसे तक राज किया और जिनका पूरा इतिहास, चाहे वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, जिनके ऊपर वोट चोरी का कहते हैं आरोप लगा और उन्होंने किसी भी मंच पे इसको असत्य साबित नहीं कर पाए, तो आज जब देश की जनता हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है, नरेंद्र मोदी जी को आज उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और कहीं न कहीं से उनकी ये मंशा है कि राज्य का मुखिया और देश का प्रधानमंत्री
जो घुसपैठिए हैं, जो अलगाववादी हैं, ऐसे तत्व यहां पर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने में अपना भूमिका तैयार करें, तो उसको लेकर के वो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, क्योंकि उनका सीधा सीधा जो सहयोग है वो इनके साथ में दिखाई देता है। उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक पुरंदर मिश्रा ने पंडरी रायपुर में नवीन आधार सेंटर कार्यालय का विधित शुभारंभ फीता काटकर और प्रज्वलन के साथ किया। इस अवसर पर रामकृष्ण हमीम सहित गण्यमान्य नागरिक प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह में उपस्थित सभी नागरिकों को विधायक पुरंदर मिश्रा द्वारा हार्दिक एवं शुभकामनाएं एवं बधाई दी गई। बालोद जिला के अंतर्गत आने वाले विधानसभा डोंडी लोहरा के ग्राम पंचायत भंडेरा का खेल मैदान में सोसाइटी समिति द्वारा खेल मैदान अधिग्रहण किया जा रहा है, जिससे गांव के सैनिक बल शारीरिक परीक्षण खेल गतिविधि पूर्ण रूप से बाधित हो रही है, जिसके चलते ग्राम के युवाओं सहित ग्राम प्रमुख इसके विरोध में आज जिला मुख्यालय में सोसाइटी समिति के द्वारा खेल मैदान अधिग्रहण के खिलाफ जन दर्शन में जिलाधीश को ज्ञापन दिए। बीजापुर जिले में चल रहे व्यापक नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत 34 माओवादी कैडर ने हिंसा का मार्ग त्याग कर समाज की मुख्यधारा में वापसी की है। उनमें से 7 महिलाएं और 27 पुरुष कैडर शामिल हैं, जिन पर कुल 84 लाख रुपए का इनाम घोषित था। समर्पित कैडरों ने DKSZC तेलंगाना स्टेट कमेटी डिवीजन और कई एरिया कमेटी के सदस्य हैं। शामिल होने का फैसला किया है। हम इस पहल का स्वागत करते हैं। आपको पता है कि सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस काफी समय से एंटी नक्सल ऑपरेशंस लगातार जारी किए हुए है, और जहां हम लोग एक तरफ मैसिव ऑपरेशंस कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम जो वैक्यूम एरिया है वहां पर हम लोग फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्टैब्लिश करके और जो दूर दराज के गांव हैं वहां पर उनको मुख्यधारा से उनको शामिल कर रहे हैं, और जितनी भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो वहां पर पहुंच पा रही हैं। वहां पर जैसे रोड है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है, मेडिकल सुविधाएं हैं, वो सब वहां पहुंच रही हैं, और यही कारण है कि नक्सली सरेंडर करने के लिए आगे आ रहे हैं। आपको पता है कि टॉप लीडरशिप या तो एलिमिनेट हो गई है या फिर सरेंडर कर दिया है, तो हम भी ये अपेक्षा करते हैं कि बाकी बचे हुए नक्सली भी सरेंडर करने के लिए आगे आएं, और हमें उम्मीद है कि सरकार ने जो डेडलाइन तय की है हम लोगों के लिए वो उसको हम अचीव कर पाएंगे और छत्तीसगढ़ राज्य और खासकर बीजापुर में शांति व्यवस्था कायम हो पाएगी। धन्यवाद। जय। गरबा डिवीजन कमेटी सदस्य केरला पाल एरिया कमेटी सचिव उधर काम किया है। वो उधर कैंप है उधर, इसलिए हम लोग रहने वाले के उधर जगह नहीं है, जगह तो सीमित होगा। उस समय बड़े बड़े लोग सिलेंडर हुआ वो सब लोग, इसलिए हम लोग सोच के जगह इधर से नहीं है, जंगल से गश्ती बढ़ रही है, उसलिए हम सोच के हम लोग मुख्य धारा में जाके सिलेंडर करके हम लोग परिवार के साथ हम लोग रहने वाले ऐसे सोच के आई।
परलकोट क्षेत्र में धान खरीदी प्रक्रिया के दौरान हो रही व्यापक अनियमितताओं, किसानों से छल ठगी और अव्यवस्थाओं से परेशान होकर सर्व आदिवासी समाज एवं ऑल इंडिया खेत मजदूर संगठन के नेतृत्व में ब्लॉक स्तरीय किसानों ने एकजुट होकर पंखाजुर एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री एवं कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने बताया कि क्षेत्र में धान बेचने के लिए उन्हें भारी मशक्कत करना पड़ता है। धान खरीदी केंद्रों में जो है सुक्ति के नाम पर प्रति क्विंटल 2 से 3 किलो अतिरिक्त धान की अवैध कटौती की जा रही है। इसके अलावा खरीद लिमिट कम होने से किसानों में यह संशय बना हुआ है कि वे अपनी पूरी उपज बेच भी नहीं पाएंगे या नहीं। वहीं किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि हमलों और बोरों की तौल के लिए प्रति बोरा 8 से 10 रुपए तक की अवैध वसूली की जा रही है, जबकि शासन द्वारा हमलों की राशि पहले से निर्धारित है। पंजीयन के चक्कर में घूम रहे हैं, किसी का एग्री स्टेट का दिख नहीं रहा है, किसी से जो ना 2.5 केजी धान खरीदा जा रहा है, मतलब लिया जा रहा है ओवर, कहीं पे टोकन नहीं कट रहा है। ये सब बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। प्राकृतिक दृष्टि से ऐसे ही किसान बहुत परेशान है। पानी ज्यादा गिरने से फसल बर्बाद हो गया, किसान बहुत चिंतित है। आदिवासी जो वनाधिकार पट्टा वाले हैं वो लोग बेचारे लोग बैंक से लोन लिए हैं, उनका धान अभी खरीदा जाएगा कि नहीं खरीदा जाएगा यह भी जो है सॉफ्टवेयर में जो है स्पष्ट नहीं है। शासन प्रशासन के लोग अधिकारी बोल रहे हैं कि हम खरीदेंगे, किंतु किस तरीके से खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, ये अभी तक नहीं स्पष्ट नहीं है। तो आज जनता किसान बहुत परेशान है, इसलिए आज आक्रोश रैली निकाले हैं। और आने वाले समय में अगर शासन प्रशासन और सरकार काम नहीं करेगी, किसानों का धान नहीं खरीदेगी, तो एक विराट जो है आंदोलन का रूप रेखा लेगी। इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा और खरीदना चाहिए सरकार को। आज इतने बड़े व्यापक पैमाने पे किसान लामबंद होके ज्ञापन सौंपा। हाँ, हमारे परलकोट क्षेत्र के सब किसान का मुद्दा यही है कि सही समय में इनको पर्ची नहीं कट रहा है, सही समय में इनका जो धान का पंजीयन नहीं हुआ, सही समय में इनको 1 नंबर से धान खरीदने वाले था वो भी सरकार नहीं खरीद रहा है। और सबसे यहाँ के लाखों किसान परेशान है, प्रति बोरा में 10 रुपया हमवाली काट रहा है, इसके लिए बहुत आक्रोशी है। और दूसरा, एक बोरी में 41 किलो 300 ग्राम काट रहा है और 38 और 39 का काटा दे रहा है। इसलिए परलकोट का सब आदिवासी और हमारे बंगाली बंधु बहुत आक्रोश है। अभी 1 हफ्ता के अंदर ये साल सरकार अभी किसान पर ध्यान नहीं देता है तो बड़गांव पुल है ना, वहां पर घेराबंदी करेगा और जब तक आश्वासन नहीं देगा तो वहां से हटेगा नहीं। धन्यवाद। बारिश का मौसम खत्म होते ही एक बार फिर परलकोट क्षेत्र में रेत माफिया पूरी तरह सक्रिय हो गया। प्रतिदिन पंखाजुर के प्रतापपुर स्थित कोटरी नदी से सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से अवैध रूप से रेत का उत्खनन और तस्करी धड़ल्ले से की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि यह सारा अवैध कारोबार प्रशासन की नाक के नीचे बैरोकटोक जारी है। वहीं आप बता दें, जिम्मेदार अधिकारी अब तक कोई ठोस कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे हैं। इससे एक और जहां पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है, वहीं दूसरी ओर शासन को हर साल करोड़ों रुपए के राजस्व की क्षति हो रही है। तस्करों ने प्रधानमंत्री आवास योजना की आड़ में रेत के अवैध कारोबार को और भी संगठित रूप दे दिया है। कई जगहों पर निर्माण कार्यों के नाम पर बिना अनुमति रेत का बड़ा पैमाने पर भंडार किया जा रहा है। वहीं मामले को लेकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पंखाजुर से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अवैध रेत तस्करी की जानकारी मिली है और जल्द ही तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में अवैध उत्खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्षेत्र में इन दिनों रेत तस्करी बड़े जोरों पे हो रही है, इस पर क्या कार्रवाई हो रहा है सर? देखिए, जो शासन की योजनाओं के तहत जो निर्माण होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास है या अन्य कोई सरकारी भवन निर्माण, इसके लिए अपन जो है ग्राम पंचायतों को थोड़ा छूट दिए हैं। इसके अलावा अगर कोई रेत तस्करी कर रहे हैं तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रतापपुर बालूघाट से सर प्रत्येक दिन नहीं तो सैकड़ों से भी ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉलियां वहां से निकलती है बालू भर के, जो सरकारी योजनाओं के आड़ में ये सब तस्करी कर रहे हैं। तो इस पर किस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है? इसकी जांच कराते हैं। अगर अदर दिन सरकारी योजना के तहत है, उसके अलावा अगर कोई ले जा रहे हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? गणेश पाल।
आप किसका गाड़ी चलाते हो? अनुप्राय। ये जो रेती ला रहे हो कौन सा नदी से ला रहे हो? ये प्रतापपुर नदी। ये रेती कहाँ ले जाओगे? कापसी। कितना में बेचते हो? 2000। और एक घाट से उठाने के लिए, एक नदी से उठाने के लिए कितना पैसा खर्चा पड़ता है? 600। 600 रुपए। किसको, लेबर को 600 देते हो? नहीं, 300। और 300 किसको देते हो? गाँव वाले को। गाँव वाले को 300 देते हो। क्या आप जो गाड़ी चलाते हो आपके पास लाइसेंस है? नहीं, लाइसेंस नहीं। गाड़ी जो चला रहे हो उसमें आगे पीछे नंबर प्लेट है? हाँ, पीछे है। ट्रॉली जो चला रहे ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन है? वो तो पता नहीं, मालिक को पूछना पड़ेगा। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।